नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव ज्ञान अकेडमी पर। तो आज हम प्रारंभ करते हैं समसामयिकी क्रॉनिकल मार्च मंथ की। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिकी, राज्य समाचार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं इसके एमसीक्यूज लेकर के आई हूँ। सारे के एक साथ क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद से फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग तरीके से उसका शॉर्ट पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 15 जनवरी 2024 को विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? तो इसका ए ऑप्शन है न्यूयॉर्क, बी लंदन, सी दावोस स्विट्जरलैंड और डी है नई दिल्ली भारत। तो इसका आंसर होगा दावोस स्विट्जरलैंड। देखिए इसका 15 से 19 जनवरी 2024 के मध्य स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का विषय था विश्वास का पुनर्निर्माण है, जो नई प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रस्तुत अवसरों की खोज और निर्णय लेने में वैश्विक साझेदारी पर उनके प्रभाव पर केंद्रित है। तो विषय आपको ध्यान रखना है, इसको शॉर्ट पॉइंट में वो कुछ भी दे सकते हैं, तो ये आपको 2 लाइन ध्यान रखनी है। भारत में शिखर सम्मेलन में लैंगिक समानता और बराबरी के लिए ग्लोबल गुड अलायंस गठबंधन का शुभारंभ किया गया। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोबल गुड अलायंस गठबंधन का शुभारंभ किस शिखर सम्मेलन से प्रारंभ किया गया या भारत ने कब किया? तो ये विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन के दौरान ही किया गया है। इस बैठक में भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भाग लिया है और WEF के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं ये हैं क्लास श्वाब। नेक्स्ट, 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन जो 19 और 20 जनवरी को हुआ था, कहाँ पर आयोजित किया गया? ऑप्शन ए अजरबैजान, बी इंडोनेशिया, सी भारत और डी है युगांडा। इसका आंसर होगा युगांडा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का आयोजन युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ। सम्मेलन का विषय है साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। जो ये 19वां है, ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कौन सा शिखर सम्मेलन, तो ये 19वां है जो युगांडा में हुआ। इससे पहले 18वां नैम शिखर सम्मेलन 2019 में बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया था और 2019 से 23 तक अजरबैजान ही अध्यक्ष रहा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों का संगठन है, संयुक्त राष्ट्र के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा समूह है। कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, औपचारिक संस्थापक चार्टर अधिनियम या कोई संधि नहीं है। पंचशील सिद्धांत पर आधारित नैम की स्थापना 1961 में हुई थी। नैम की मूल अवधारणा 1955 में इंडोनेशिया में आयोजित एशिया अफ्रीका बांडुंग सम्मेलन में की गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि 1955 में कौन, ये बांडुंग सम्मेलन, ये ध्यान रखिएगा। पहला नैम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में आयोजित किया गया। यूगोस्लाविया के ब्रोज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, घाना के क्वामे नक्रुमा और मिस्र के अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो के नेतृत्व में ये आयोजित हुआ था। वर्तमान में इसमें 120 राज्य हैं, यानी कि 120 देश इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट, हाल में ही किस देश ने ब्रिक्स समूह से बाहर निकलने की घोषणा की? ए सऊदी अरब, बी इथियोपिया, सी संयुक्त अरब अमीरात और डी अर्जेंटीना। इसका आंसर होगा अर्जेंटीना। ब्रिक्स समूह 10 देशों का संगठन है। नए सदस्य के रूप में इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुए हैं। अगस्त 2023 में ब्रिक्स के जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में अर्जेंटीना सहित 6 देश को 1 जनवरी 2024 से शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। लेकिन दिसंबर में नए राष्ट्रपति चुनकर आए हैं, वो हैं जेवियर मिलेई। इन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। ब्रिक्स का गठन सितंबर 2006 में मूल रूप से ब्राजील, रसिया, भारत और चीन इसमें शामिल थे। 2010 में साउथ अफ्रीका को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकृत किया गया। अब नाम इसका बदलकर ब्रिक्स किया गया। पहले इसका नाम ब्रिक था, बाद में ब्रिक्स किया गया। चलिए नेक्स्ट, 12 जनवरी 2024 को भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन नवी मुंबई में किसने किया? तो ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी नितिन गडकरी, ऑप्शन डी है एकनाथ शिंदे। इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। अटल बिहारी वाजपेयी शिवरी नावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसकी किलोमीटर में लंबाई है 21.8 किलोमीटर। अन्य नाम मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक। देखिए यूपी PCS में हो या RO में हो तो ये किलोमीटर पूछ लेते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है 21.8 किलोमीटर। बालिकाओं के लिए समर्पित पहला पूर्ण सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन इसका ए है गोरखपुर, बी है वाराणसी, सी है नोएडा और डी है मथुरा। इसका सही आंसर होगा डी मथुरा। 1 जनवरी 2024 को मथुरा जिले के वृंदावन में पहला अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। सैनिक स्कूल का नाम संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल है। ये नाम भी याद रखिए, संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। मुख्यतः सशस्त्र बलों में जाने की इच्छा रखने वाली लड़कियों के लिए यह समर्पित है। देखिए ये इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे राजनाथ किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, तो राजनाथ सिंह, और ये नाम स्कूल का ध्यान रखिए।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर का डिजाइन किसने बनाया था? ऑप्शन ए नृत्य गोपाल दास, ऑप्शन बी चंद्रकांत बी सोमपुरा, ऑप्शन सी आशीष सोमपुरा, ऑप्शन डी सत्येंद्र दास। आंसर इसका है चंद्रकांत बी सोमपुरा। देखिए 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में दिव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। देखिए अगले एग्जाम में ये ध्यान रखिए, ऊंचाई पूछ सकते हैं तो 161 फीट है, ये ध्यान रखिए। मुख्य मंदिर की संरचना में भरतपुर जिले से प्राप्त बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। मंदिर में कुल 5 मंडप का दिखाई देता है इसमें, तो नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। आचार्य सत्येंद्र दास मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास हैं। नेक्स्ट, वैश्विक शेयर मार्केट में पूंजीकरण के आधार पर निम्नलिखित देशों को क्रम में लगाइए। ए ऑप्शन है अमेरिका, जापान, चाइना, भारत। बी ऑप्शन है चाइना, अमेरिका, भारत, जापान। सी ऑप्शन अमेरिका, चाइना, जापान, भारत। डी ऑप्शन अमेरिका, चाइना, जापान और हांगकांग। इसका आंसर होगा सी, अमेरिका, चीन, जापान और भारत। देखिए भारतीय शेयर बाजार हांगकांग को पीछे छोड़कर पहली बार वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर आया है। भारतीय एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयरों का पूंजीकरण $4.33 ट्रिलियन है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के द्वारा स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम नामक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन डी चाइना। तो इसका आंसर होगा जापान। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने स्लिम मिशन में चंद्रमा की सतह पर शियोली क्रेटर के निकट सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जापान 5वां देश है। इससे पूर्व क्रमशः अमेरिका, सोवियत संघ, चाइना और भारत, ये 4 देश कर चुके हैं, 5वां आपका जापान है। तो ये 5 देश भी क्रम से पूछ सकते हैं, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित उपग्रह क्या है? ऑप्शन ए एसाल्ट राइफल, ऑप्शन बी अत्याधुनिक मिसाइल, ऑप्शन सी भारतीय वेधशाला, ऑप्शन डी चक्रवात। तो इसका सही आंसर होगा एसॉल्ट राइफल। ये डीआरडीओ द्वारा विकसित है। डीआरडीओ द्वारा 7.62 × 51 mm कैलिबर की एक अत्याधुनिक एसाल्ट राइफल उपग्रह को लॉन्च किया गया। राइफल की रेंज जो है वो है 500 मीटर। डीआरडीओ के पुणे स्थित केंद्र आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने हैदराबाद स्थित द्वीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से इसे विकसित किया है। कई बार ये संगठन भी ऐसे दे देते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, यूपीपीसीएस का तो फेवरेट क्वेश्चन है। तो पुणे में स्थित है ये आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये ध्यान रखिएगा। राइफल को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस इकाइयों के परिचालन की आवश्यकताओं हेतु डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट, चंदका दंपारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश और डी तेलंगाना। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्य में सांभर और गौर, जिसे बायसन भी बोलते हैं, को शामिल करने की योजना बनाई है। जो भारतीय बायसन है वो पश्चिमी घाट के पश्चिमी हिस्सों में जैसे बांदीपुर, वायनाड और मुदुमलई में पाए जाते हैं, ये सब कर्नाटक में है। बायसन गोवा और बिहार का राज्य पशु है। नेक्स्ट, 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बहुआयामी गरीबी से भारत में कितने लोग बाहर निकले हैं? तो सीधे सीधे ऐसे भी क्वेश्चन आता है और ऑप्शन इतने सटीक होते हैं कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जैसे कि 21.45 करोड़, 24.82 करोड़, ऑप्शन सी 19.21 करोड़ और डी 23.82 करोड़। तो इसका आंसर होगा 24.82 करोड़। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों के दौरान 2013-14 से 2022-23 के मध्य, ये भी पूछ लेंगे कि कब 9 वर्ष कौन से थे जिसमें इतने लोग बहुआयामी से गरीबी से बाहर निकले हैं? तो ये 2013 से 2023, ये ध्यान रखिएगा। के मध्य भारत में 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में मात्र 11.28% रह गई है। तो ये क्वेश्चन भी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये 11.28%, ये भी ध्यान रखना है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी जो किस आधार पर मापी जाती है? तो उसका है गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ये चारों ऑप्शन देख करके पूछ लेंगे इसमें से कौन से शामिल है या नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 4 आधार पर जो है बहुआयामी गरीबी को मापा गया है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ए ऑप्शन है 72, बी ऑप्शन है 93, सी ऑप्शन है 82, डी ऑप्शन है 80। तो इसका सही आंसर होगा 80। वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार कंपनी हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी किया गया। विश्व भर के कुल 6 देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर हैं। भारत का
स्थान 80वां है जो 62 देशों तक वीजा मुक्त पहुंच को आसान बनाता है। नेक्स्ट, विश्व रोजगार एवं सामाजिक आउटलुक रुझान 2024 नामक रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई? तो ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सी संयुक्त राष्ट्र संघ, डी होगा विश्व आर्थिक मंच। इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2024 में वैश्विक बेरोजगारी की दर 5.2% होने का अनुमान लगाया, जो 2023 में 5.1% से थोड़ा अधिक है। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य गरीबी से बाहर निकलने में अग्रणी रहा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश और डी झारखंड। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये शायद मुझसे गलती हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका आंसर उत्तर प्रदेश है। भारत में बहुआयामी गरीबी 2005-6 नामक शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विगत 9 वर्षों में गरीबी से अधिक संख्या में बाहर निकलने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य रहा है। उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। तो जो यूपी के एग्जाम होंगे इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर, माफ कीजिएगा, इसका आंसर उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? ऑप्शन ए कैमूर पहाड़ियाँ, बी सोनपार पहाड़ियाँ, सी अमसोट पहाड़ियाँ, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन इसका आंसर, सही आंसर होगा अमसोट चोटी। उच्चतम बिंदु अमसोट चोटी है जो 957 मीटर है। यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सीमा पर शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है। चलिए, अब क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन आंसर। अब हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर बढ़ते हैं। तो पहला, डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस है। फ्रांस द्वारा 1 जनवरी 2024 से ओलंपिक वाणिज्य दूतावास प्रणाली का संचालन शुरू किया गया। यह 2024 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए वीजा आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए समर्पित है। ताइवान के नए राष्ट्रपति अभी बने हैं, वो हैं विलियम लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। चीन ने लाई को अलगाववादी और ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थक बताया है। विलियम लाई पहले राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं जिन्हें 50 लाख से अधिक वोट मिले। नेक्स्ट, शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। ये आवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने बांग्लादेश की 12वीं प्रधानमंत्री ये बनी है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई और प्रधानमंत्री के रूप में लगातार ये शेख हसीना का चौथा कार्यकाल है। नेक्स्ट, उपग्रह विकास में इसरो MRIC सहयोग को मंजूरी मिली है। 5 जनवरी 2024 को एक संयुक्त लघु उपग्रह के विकास में सहयोग से संबंधित समझौता हुआ है। इसरो और मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल MRIC के मध्य 1 नवंबर 2023 को मॉरिशस के पोर्ट लुइस में हस्ताक्षर हुआ है। ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि उपग्रह विकास में ये दोनों इसरो और MRIC सहयोग को जो मंजूरी मिली है वो किस स्थान पर की गई, हस्ताक्षर किस स्थान पर किया गया? तो मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। नेक्स्ट, फेलिक्स सिसेकेदी दूसरे कार्यकाल हेतु कांगो के राष्ट्रपति बने हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है। अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश, जबकि पहला जो है अल्जीरिया है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 13 से 15 जनवरी के मध्य आयोजित हुआ। UAE के दुबई में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में आयुष यानी आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया गया। सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु है गैर संचारी गंभीर रोग, आयुष के माध्यम से बचाव और प्रबंधन। इसका विषय वस्तु ध्यान रखिएगा। स्वीडन की नाटो सदस्यता के लिए तुर्की की मंजूरी। सदस्यता के आवेदन स्वीकृत होने के पश्चात स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना है। तुर्की के समर्थन के बाद हंगरी एकमात्र नाटो सदस्य देश जिसने स्वीडन के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। तैयब एर्दोगन की अध्यक्षता में तुर्की ने 2022 में स्वीडन के पहले आवेदन को मंजूरी नहीं दी थी। नाटो का गठन, ये ध्यान रखिए, बैक का क्वेश्चन बन सकता है, 1949 में सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किया गया था। नाटो का मुख्य एवं सैन्य मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। फिनलैंड 4 अप्रैल 2023 को गठबंधन में शामिल होने वाला देश रहा है। अब राष्ट्रीय घटनाक्रम, भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023। अभी ये विधेयक पास नहीं हुआ है तो इसके मुख्य बिंदु को चर्चा करने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि स्टाम्प शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन राज्यों में संविधान के अनुच्छेद 268 के अंतर्गत संबंधित राज्यों द्वारा एकत्रित विनियोजित किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि लगाया तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन राज्यों में जो है संविधान के अनुच्छेद 268 के अंतर्गत संबंधित राज्यों द्वारा एकत्रित और विनियोजित किया जाता है। नेक्स्ट, विंग्स इंडिया 2024। भारत का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया। द्विवार्षिक कार्यक्रम नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की द्वारा आयोजित किया गया। नेक्स्ट, अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी मिली।
तो इसमें वंदे भारत शायद 6 नए वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई थी और 2 अमृत भारत। तो ये कहाँ से कहाँ चली, ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अमृत भारत एक्सप्रेस और 6 नए भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पहला अमृत भारत एक्सप्रेस जो है वो अयोध्या को सीता माता के जन्मस्थल बिहार के सीतामढ़ी से जोड़ेगा, जबकि दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस मालदा से बेंगलुरु तक। सागर परिक्रमा चरण 12वां कार्यक्रम है ये। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 10-11 जनवरी को पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम में भाग लिया। इसका उद्देश्य है मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना। पहले चरण की यात्रा मांडवी गुजरात से 5 मार्च 2022 को प्रारंभ की गई थी। 10वां चरण 1 से 6 जनवरी 2024 तक आंध्र प्रदेश और पौंडीचेरी के विभिन्न स्थलों पर आयोजित किया गया। अभी जो हुआ है आयोजित वो 12वां है। फारसी को 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए 15 जनवरी 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर की घोषणा के बाद ये निर्णय लिया गया। नई शिक्षा नीति के तहत फारसी भाषा को शामिल किया गया है। यह घोषणा ईरान की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान की गई। ये ईरान का भी क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पर थे एस जयशंकर, जहाँ से ये घोषणा की गई तो ईरान। आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत 6 शास्त्रीय भाषाओं की पहचान की गई है। 2004 में तमिल भारत की पहली शास्त्रीय भाषा थी। बाद में इसमें तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया भाषा भी शामिल की गई हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपके लिए एक अलग भाषा रख देंगे, 4 ऑप्शन देंगे और उसमें बोलेंगे कौन सी नहीं है या कौन सी है। तो ये 6 आपको भाषाएं याद रखनी है। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची अनुच्छेद 344(1) और 351 द्वारा शासित भारत की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध करती है। वर्तमान में इसकी संख्या 22 है। श्री अन्न पर आधारित प्रेरक कहानियों का संग्रह जो है लॉन्च किया गया है 12 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में। भारत सहित एशिया और अफ्रीका देशों के अनुभवों को प्रदर्शित करने वाली क्षेत्रीय कहानियां शामिल हैं इसमें। मोटे अनाजों के विषय पर जागरूकता फैलाने की पहल नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से जुलाई 2022 में प्रारंभ किया गया था। भारत द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी घोषित किया गया था। तो पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन आयोजन हुआ है, ये 58th है। तो 5 से 7 जनवरी के मध्य जयपुर में। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 1920 से भारत में लगातार ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, नियमित रूप से नई दिल्ली में। स्वतंत्रता के पश्चात 12 जनवरी 1950 को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पहले सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। 2014 से प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय विस्तार देते हुए पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में अब इसे आयोजित किया जाता है। अब ये कला और संस्कृति से 2 पॉइंट्स हैं, इसको देखिए। वडनगर में 800 ईसा पूर्व पुरानी मानव बस्ती के प्रमाण मिले हैं। गुजरात के वडनगर में उत्खनन ये हुआ है। वडनगर भी पूछ सकते हैं कहाँ पर है, तो गुजरात में। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैतृक गांव भी है। और नेक्स्ट है गोल मेला का आयोजन। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जगन्नाथ मंदिर में गोल मेला के उत्सव का आयोजन किया गया। अच्छा देखिए, जगन्नाथ मंदिर पूरे भारत में 2 प्राचीन भगवान जगन्नाथ मंदिर जो है समर्पित हैं। वो है एक पुरी तो उड़ीसा सब जानते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में है। ये भी एक आपके लिए नया फैक्ट है जो यहाँ पे गोल मेला का आयोजन किया जाता है। अब हम इकोनॉमिक्स की ओर बढ़ते हैं। एनएसई विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज। फ्यूचर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अनुसार अनुबंधों की संख्या के हिसाब से 2023 में विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बना है एनएसई। BYD विश्व में सबसे अधिक ईवी बेचने वाली कंपनी बनी। ब्लूमबर्ग की 2023 की आखिरी तिमाही में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें चीनी कंपनी बिल्ड उस ड्रीम्स इलेक्ट्रॉनिक कारों की बिक्री के मामले में विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनी है। हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौता हुआ है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ACAME ग्रुप में हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए जापान की कंपनी IHI कॉर्पोरेशन के साथ समझौता हुआ है। ये हरित अमोनिया गोपालपुर में जो उड़ीसा में स्थित है वहाँ पर आपूर्ति करेगा। अब हम साइंस टेक देख लेते हैं। आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इसे DRDO ने विकसित किया है और उड़ीसा के तट पर चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। आकाश नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। त्वरित गति से आने वाले हवाई लक्ष्यों को रोकने में सक्षम है और ये 3087 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है इसकी। मिसाइल की रेंज लगभग 80 किलोमीटर है। मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से भी इसे दागा जा सकता है। तो आकाश NG ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ICD-11 मॉड्यूल 2 मॉर्बिडिटी कोड लॉन्च। WHO द्वारा 10 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण 11 जारी किया गया। मॉड्यूल 2 के अंतर्गत आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी अध्याय के पारंपरिक चिकित्सा रुग्णता कोड को जारी किया गया। WHO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीमारियों को वर्गीकृत करने के लिए ICD नामक एक वर्गीकरण श्रृंखला विकसित की गई है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई
का अनावरण किया गया। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में पहली स्वदेश निर्मित दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई का उद्घाटन किया गया। हवाई यान, प्रिंटिंग मिस्टेक है, हवाई यान का उद्घाटन है। दृष्टि 10 भारत का पहला स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई यान है जिसे अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। आदित्य L1 मिशन सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया। 6 जनवरी 2024 को इसरो द्वारा सूर्य मिशन आदित्य L1 उपग्रह को लैग्रेंज पॉइंट 1 की हेलो ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। लैग्रेंज पॉइंट 1 पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। L1 पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी का लगभग 1% है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला है। L1 अंतरिक्ष में उस स्थान को कहा जाता है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक जैसा होता है। नेक्स्ट, एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट मिशन। इसरो द्वारा 1 जनवरी 2024 को अपना पहला एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट मिशन का सफल प्रक्षेपण किया गया। PSLV C-58 रॉकेट की मदद से सैटेलाइट को 6 डिग्री के झुकाव के साथ 650 किलोमीटर की इच्छित कक्षा में स्थापित किया गया। एक्सपोसेट का लक्ष्य अंतरिक्ष में एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच करना है। चूंकि ये पहला है इसलिए इसको याद करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया। इसका विषय याद रखिएगा, अमृतकाल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 9वां संस्करण आयोजित किया गया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के एक हिस्से के रूप में 17 जनवरी 2024 को पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू द्वारा फरीदाबाद में युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ये भी ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट भी। इसका आयोजन विज्ञान भारती के सहयोग से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया और 2015 में इसकी शुरुआत की गई। अब राज्य समाचार की ओर। उत्तर प्रदेश में 928 पीएम श्री स्कूलों का उद्घाटन किया गया। 4 जनवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर इसका शुभारंभ किया। पीएम श्री योजना केंद्र प्रायोजित है जिसे 2022 में शुरू किया गया था। उद्देश्य 5 वर्षों में पूरे भारत में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाना तथा नई शिक्षा नीति से जोड़ा जाना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक क्षेत्र में ऋण प्रवाह में वृद्धि हुई है। नाबार्ड द्वारा विकसित स्टेट फोकस पेपर 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण प्रवाह 2024-25 में 5.73 मिलियन रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। ये 5.73 याद रखिएगा, 2024-25, ये दोनों पॉइंट याद रखिए। दिव्य अयोध्या ऐप लॉन्च। तो इसे योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन पर केंद्रित एक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देने के अतिरिक्त सतत पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देना ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान मिल सके। पर्यटकों के लिए नेविगेशनल अनुभव को बढ़ाने हेतु डिजाइन किया गया। उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश का योगदान 9.2% है। राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अग्रसर है। MSME क्षेत्र में उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों में है। तो इसमें देखिए, रियल एस्टेट परामर्श फर्म CBRE क्रेडाई की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य देश के 3 राज्यों में है जिसमें MSME आर्थिक समृद्धि के इंजन को उजागर करना नामक रिपोर्ट है ये। और भारत में पंजीकृत कुल MSME का लगभग 40% जो महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में है। ये 3 राज्य हैं। वाराणसी व प्रयागराज को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार दिया गया है। देखिए, केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में वाराणसी सबसे स्वच्छ गंगा नगर के रूप में उभरा है, जबकि प्रयागराज दूसरे स्थान पर और भिनौर तीसरे स्थान पर है। 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी श्रेणी में नोएडा को गार्बेज फ्री सिटी में 5 स्टार रैंकिंग और पहली बार वाटर प्लस सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ नोएडा को। वर्ष 2016 से स्वच्छ भारत शहरी मिशन के तहत केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ये आयोजित, कई बार मंत्रालय भी पूछ लेते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी स्वच्छता और साफ सफाई पर विश्व का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है ये, जो स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाना है, जो आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती में इसका उद्घाटन किया जाएगा। इन 5 को मिलाकर के उत्तर प्रदेश में कुल 19 हवाई अड्डे हो जाएंगे। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि ये मतलब ये अयोध्या में है, ध्यान रखिएगा। ICJS के उपयोग में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर। उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे वर्ष इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रवेश दर्ज करने में पहले स्थान पर रहा। इसकी संकल्पना सुप्रीम कोर्ट की कमेटी द्वारा की गई थी और इसे गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
और एक बस एक फैक्ट है कि कहाँ पर हेल्थ एटीएम स्टार्ट किया गया, तो 19 हेल्थ एटीएम गोरखपुर में। मिर्ज़ापुर में ग्रामीण खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा उद्घाटन किया गया इसका। नेक्स्ट 9 जनवरी 2024 को इटावा में सफारी पार्क में लेपर्ड सफारी का भी शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जनवरी 2024 को बरेली में विकसित भारत संकल्पना यात्रा के अवसर पर लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण किया। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान मिला है वैज्ञानिक डॉक्टर रितु कारिधा को और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन तिवारी को। तो चलिए अब यहीं तक, नेक्स्ट पार्ट लेकर हम जल्दी मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद।